कि let's say this is the protein structure, primary structure of the protein. Okay, so from this primary structure of the protein, two type of secondary structure mostly possible, and you can say that two type of structure form generally from this primary structure. Okay, first is the alpha helix and second one is the beta pleated sheet. बीटा प्लीटेड शीट। तो अल्फा हेलिक्स जो है आपको कुछ इस तरह से स्ट्रिंग टाइप का स्ट्रक्चर दिखेगा, एंड बीटा प्लीटेड शीट में आपको दो तरह के स्ट्रक्चर इस तरह से दिख सकते हैं, पैरेलल एंड एंटी-पैरेलल। एंटी-पैरेलल और इट में भी पैरेलल, इट में भी पैरेलल, एंड एंटी-पैरेलल स्ट्रक्चर इज मोर स्टेबल। एंटी-पैरेलल जो स्ट्रक्चर है दिस इज मोर स्टेबल, मोर स्टेबल। एंड मैंने कुछ एग्जांपल दिए थे। पैरेलल में मैंने बोला था कि लाइक अल्फा केराटिन, एंड एंटी पैरेलल में फाइब्रोइन सिल्क, फाइब्रोइन सिल्क प्रोटीन, एंड अल्फा हेलिक्स में ओके दिस इज नॉट अल्फा, दिस इज बीटा। ओके, और अल्फा केराटिन इसका एग्जांपल है, एंड मायोसिन भी आप यहाँ पे लिख सकते हो। यहाँ पे मैंने एक और चीज बताई थी आपको कि अल्फा हेलिक्स के केस में इंट्रा चेन मॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग, इंट्रा या इंट्रा मॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग बोल सकते हैं, इंट्रा मॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग पाई जाती है। बीटा प्लीटेड शीट के केस में इंटर चेन मॉलिक्यूलर या इंटरचेन या इंटर मॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग भी बोल सकते हैं इसको, इंटर मॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग इन केस ऑफ बीटा प्लीटेड शीट। जो अल्फा हेलिक्स है दिस इज स्पाइरली कॉइल्ड, जैसे स्प्रिंग आपकी कॉइल्ड होती है वैसे, ठीक है, स्पाइरली कॉइल्ड होता है। इसकी एक टर्न में, इसका जो एक टर्न है, वन टर्न में अप्रोक्सीमेटली 3.4 अमीनो एसिड्स प्रेजेंट होते हैं। एक टर्न में 3.4 अमीनो एसिड्स प्रेजेंट होते हैं। I think this this is 3.6 amino acid. Now come at next ओके, तो यहाँ से ये चीज हो गया। बीटा प्लीटेड शीट में एक और चीज देख लो कि जो एंटी पैरेलल कॉम्बिनेशन है, यहाँ पे सपोज कर लो ये ग्रुप है जो हाइड्रोजन फॉर्म कर रहा है, ये ग्रुप, तो यहाँ पे जो हाइड्रोजन बॉन्डिंग ग्रुप्स हैं उनके बीच का जो डिस्टेंस है, उनके बीच का जो डिस्टेंस है वो बहुत कम है। तो यहाँ पे जो हाइड्रोजन बॉन्ड बनेगा वो कैसा होगा? स्ट्रॉन्ग, स्टेबल होगा, ज्यादा स्टेबल होगा। जबकि यहाँ पे पैरेलल कॉम्बिनेशन में क्या होता है कि जो ग्रुप्स हैं वो दूर दूर होते हैं, जो हाइड्रोजन बॉन्डिंग फॉर्मिंग ग्रुप्स हैं वो दूर दूर प्रेजेंट है, तो उसकी वजह से बेसिकली वो लेस स्टेबल है।
ठीक है, और कोई वो नहीं है। जो हाइड्रोजन बॉन्डिंग फॉर्मिंग ग्रुप है इन केस ऑफ पैरेलल कॉम्बिनेशन इन बीटा बीटा पीरियड सीट जो है वो दूर दूर प्रेजेंट है, दैट्स व्हाई पैरेलल कॉम्बिनेशन इज लेस स्टेबल इन कंपेयर टू द एंटी पैरेलल कॉम्बिनेशन। एंड सेकंड थिंग, beta pleated sheet structure is more strong than alpha helix, more strong than alpha helix, ठीक है। नो अल्फा हेलिक्स के केस में या एक प्रोटीन है जिसके बारे में थोड़ा सा बताया गया है एनसीईआरटी में, कोलेजन। दिस इज द मोस्ट अबंडेंट प्रोटीन इन एनिमल वर्ल्ड। एनिमल वर्ल्ड में जो कोलेजन है, दिस इज द मोस्ट। ओवरऑल अगर लिविंग वर्ल्ड में बात किया जाए, Rubisco. रुबिस्को actually Rubisco forms 16% of the chloroplast protein. क्लोरोप्लास्ट में पाई जाने वाली प्रोटीन का 60% पार्ट जो है रुबिस्को बनाता है। तो अभी मैं यहाँ पे लिखाने जा रहा हूँ कोलेजन के बारे में। जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है बस वही लिखाऊंगा कि दिस इज मोस्ट अबंडेंट प्रोटीन इन एनिमल वर्ल्ड। एनिमल वर्ल्ड में पाई जाने वाली दिस इज द मोस्ट अबंडेंट प्रोटीन, मोस्ट अबंडेंट प्रोटीन है। सेकंड चीज है कि कोलेजन में 3 अल्फा हेलाइसेस पाई जाती हैं। इस तरह से लिख सकते हो, फाउंड कंटेन 3 अल्फा हेलाइसेस spirally coiled in right-handed fan cell, spirally coiled in right-handed fan cell, right-handed फैशन में spirally coiled। मतलब कहने का कि इस तरह से आप देख सकते हैं, ये एक हो गया, इस तरह से कुछ spirally coiled है right-handed फैशन में। ग्लाइसिन इज द मोस्ट अबंडेंट अमाइनो एसिड। ग्लाइसिन is most abundant amino acid। जो ग्लाइसिन है वो कोलेजन में मोस्ट अबंडेंट अमाइनो एसिड। followed by proline and hydroxyproline। तो इसको कॉपी कर लो, तो अब सेकेंडरी कॉन्फ़िगरेशन के बाद टर्सरी कॉन्फ़िगरेशन पे हम चलेंगे। कॉपी हो गया? हाँ सर। तो चलते हैं टर्सरी कॉन्फ़िगरेशन या टर्सरी स्ट्रक्चर ऑफ द प्रोटीन।
tertiary structure. Tertiary structure is formed by actually secondary structure. By further folding और फोल्ड हो करेगा स्ट्रक्चर। ठीक है, जो सेकेंडरी स्ट्रक्चर बना है वो फर्दर हाइड्रोजन बॉन्ड से, आयनिक इंटरेक्शन से, डिफरेंट इंटरेक्शन के साथ में वो फर्दर फोल्ड करेगा और टर्सरी कॉन्फ़िगरेशन बनाएगा। It is highly folded structure. Highly folded structure. ये highly folded structure. और टर्सरी स्ट्रक्चर में जो बॉन्ड पाए जा रहे हैं, इसके अंदर जो केमिकल बॉन्ड वो कौन कौन से हैं? एक पेप्टाइड बॉन्ड जो कि प्राइमरी स्ट्रक्चर में प्रेजेंट था, हाइड्रोजन बॉन्ड, आयोनिक बॉन्ड, हाइड्रोजन बॉन्ड, आयनिक बॉन्ड, कोवैलेंट बॉन्ड, कोवैलेंट भी बोल सकते हो, कोवैलेंट भी बोल सकते हो। मेन जो बॉन्ड इसके लिए रिस्पॉन्सिबल है वो वैन डर वाल इंटरेक्शंस है। वैन डर वाल्स, वैन डर वाल इंटरेक्शंस है। सॉरी, वैन डर वाल इंटरेक्शन से बेटर है, मैंने वाटर वाल लिख दिया यहाँ पे, सॉरी। वैन डर वाल इंटरेक्शन से बेटर टर्म है इसके लिए हाइड्रोफोबिक इंटरेक्शन, दिस इज बेटर टर्म, हाइड्रोफोबिक। ये मेन फोर्स हाइड्रोफोबिक इंटरेक्शन। हाइड्रोफोबिक इंटरेक्शन या वैन डर वाल इंटरेक्शन आप जानते हो किनके बीच में लगता है? कार्बन कार्बन के बीच में। ठीक है, जो कार्बन कार्बन एटम है उनके बीच में ये इंटरेक्शन लगता है। जितने ज्यादा नंबर ऑफ कार्बन एटम उतना ज्यादा हाइड्रोफोबिक जो है स्ट्रांग हो, उतना ज्यादा हाइड्रोफोबिक फोर्स स्ट्रांग होगा इसके अंदर। आप डाइसल्फाइड बॉन्ड को भी इंक्लूड कर लो, क्योंकि सेकेंडरी स्ट्रक्चर के बनते समय कई बार डाइसल्फाइड बॉन्ड वैसे कहीं पे भी आ जाता है, डाइसल्फाइड बॉन्ड। तो ये बेसिकली ये केमिकल बॉन्ड्स इसमें पाए जाते हैं। एक्चुअली एक आध बार केमिकल बॉन्ड्स के बारे में पूछा गया है कि इस स्ट्रक्चर में कौन सा केमिकल बॉन्ड होगा। अब जैसे मैं बोलूं प्राइमरी स्ट्रक्चर में, एक्चुअली प्राइमरी स्ट्रक्चर को बनाने के लिए अमाइनो एसिड में तो ऑलरेडी सारे कोवैलेंट बॉन्ड तो प्रेजेंट ही हैं, ठीक है, पर उससे अमाइनो एसिड को जोड़ के आपस में जो प्राइमरी स्ट्रक्चर फॉर्म होता है दैट इज बिकॉज ऑफ द पेप्टाइड बॉन्ड। अब पेप्टाइड बॉन्ड के बाद जो हाइड्रोजन बॉन्डिंग इंटरेक्शन है उससे सेकेंडरी स्ट्रक्चर फॉर्म होता है। सेकेंडरी स्ट्रक्चर से जो टर्सरी स्ट्रक्चर है उसके लिए मेन जो रिस्पॉन्सिबल, उसके लिए जो मेन इंटरेक्शन है वो है बेसिकली हाइड्रोफोबिक इंटरेक्शन। ठीक है, अदर बॉन्ड रहेंगे, आयनिक बॉन्ड जहां पे पार्टिसिपेट करेगा, हाइड्रोजन बॉन्ड भी हो सकते हैं, पेप्टाइड बॉन्ड भी हो सकते हैं, बट मेन फोर्स व्हिच इज रिस्पांसिबल फॉर फॉर्मेशन ऑफ टर्सरी स्ट्रक्चर इज हाइड्रोफोबिक इंटरेक्शन। ठीक है, बट अगर कभी क्वेश्चन आता है कि कौन कौन से बॉन्ड है तो मैंने लिखा दिए, ये गलती मत कर देना कि उसमें हाइड्रोफोबिक अकेले मात्र। ठीक है, ऑल ऑफ द अबव का अगर ऑप्शन है तो वो है, और अगर पूछ रहा है मेन फोर्स तब आप हाइड्रोफोबिक कर सकते हैं। जो आपका बीटा प्लेटेड सेकेंडरी स्ट्रक्चर है वो बेसिकली मतलब बीटा प्लेटेड जो सेकेंडरी स्ट्रक्चर है या ऐसी प्रोटीन्स जो बीटा प्लेटेड सीट फॉर्म करती हैं वो उनका जो फाइनल स्ट्रक्चर है वो बीटा प्लेटेड से वो सेकेंडरी स्ट्रक्चर ही होता है। ठीक है,
बीटा जो सीट बनाती हैं, बीटा सीट जो प्रोटीन्स, उनका जो फाइनल स्ट्रक्चर है बेसिकली, तो वो सेकेंडरी स्ट्रक्चर ही होता है। पर जो है क्या कहते हैं, बहुत कम ऐसी प्रोटीन है जो सिर्फ बीटा प्लेटेड सीट बनाती है। एक्चुअली होता क्या है कि जैसे सपोज करो, लेट्स से एक्स इज एनी प्रोटीन, एक्स कोई प्रोटीन है, ठीक है, तो इसके अंदर सपोज 150 अमाइनो एसिड मिलके 150 अमाइनो एसिड मिलके एक्स एक प्रोटीन बना रहा है, ठीक है। तो इसके जो डिफरेंट स्ट्रेचेज हैं, डिफरेंट अमीनो एसिड्स के जो स्ट्रेचेज हैं, वो हो सकता है इधर अल्फा हेलिक्स बनाया, फिर बीटा प्लेटेड सीट बना दिया, फिर से अल्फा हेलिक्स बना दिया, फिर से बीटा प्लेटेड सीट बना दिया। तो इस तरह से जो बेसिकली छोटे छोटे सेगमेंट हैं, वो कहीं अल्फा हेलिक्स बना रहा है, कहीं बीटा प्लेटेड सीट बना रहा है, ठीक है। इस तरह से होता है। बट अगर कोई ऐसी प्रोटीन है जहां पे सिर्फ बीटा प्लेटेड सीट प्रेजेंट है, सिर्फ बीटा प्लेटेड सीट, तो उसका जो सर फाइनल, इसका मतलब सर, हाँ सर एक ही प्रोटीन में बीटा प्लेटेड और अल्फा हेलिक्स दोनों स्ट्रक्चर ही दिख सकता है? हाँ, होता ही है, होता ही है, ओके। ठीक है। मतलब उसके कई सारी प्रोटीन्स है जहां पे सिर्फ अल्फा हेलिकल एग्जिस्ट कर रहा है। जैसे ग्लोबिन है, ग्लोबिन, हीमोग्लोबिन आप नाम सुने हैं, तो उसमें ग्लोबिन पार्ट बेसिकली प्रोटीन है, हीम लिपिड है, ठीक है। ग्लोबिन पार्ट, ये जो ग्लोबिन प्रोटीन है वो सिर्फ हल्का जो है वहां पे सिर्फ अल्फा हेलिक्स पाई जा रही है, सिर्फ अल्फा हेलिक्स, ठीक है। तो बहुत सारी प्रोटीन्स है जहां पे अल्फा हेलिक्स और बीटा प्लेटेड सीट पाई जाती हैं। बहुत कुछ ही प्रोटीन्स है जहां पे सिर्फ बीटा प्लेटेड सीट्स पाई जाती हैं। तो कहने का मतलब है कि जो बीटा प्लेटेड सीट वाली जो है, अगर केवल सिर्फ बीटा प्लेटेड सीट पाई जा रही, तो उस प्रोटीन का स्ट्रक्चर, फाइनल जो स्ट्रक्चर होगा वो सेकेंडरी स्ट्रक्चर होगा, फाइनल। अब मैं यहाँ पे टर्सरी स्ट्रक्चर की बात बताने जा रहा हूँ। तो टर्सरी स्ट्रक्चर जनरली जो मोनोमेरिक प्रोटीन है, मोनोमेरिक का मतलब समझते हो, जिसमें सिर्फ एक पॉलीपेप्टाइड पाई जाती है। ऐसी प्रोटीन्स जिनमें सिर्फ सिंगल पॉलीपेप्टाइड्स पाई जाती है, उनको क्या बोलते हैं? मोनोमेरिक प्रोटीन। तो जो मोनोमेरिक प्रोटीन्स हैं, उनका जो फाइनल स्ट्रक्चर है वो टर्सरी स्ट्रक्चर होता है। फाइनल या नेटिव जो भी बोलो, या फंक्शनल जो बोल लो, ठीक है। तो अब हम इसमें कुछ और पॉइंट्स ऐड करेंगे। जो टर्सरी स्ट्रक्चर है, दिस इज फाइनल और नेटिव और फंक्शनल स्ट्रक्चर ऑफ मोनोमेरिक प्रोटीन। मोनोमेरिक प्रोटीन ये जो टर्सरी स्ट्रक्चर है, दिस इज सॉल्युबल इन वाटर। ये वाटर सॉल्युबल होगा, ठीक है। टर्सरी स्ट्रक्चर कैसा होगा? वाटर सॉल्युबल होगा। आप ये भी बोल सकते हो, चूंकि मैक्सिमम प्रोटीन जो है, मैक्सिमम जो प्रोटीन्स है वो मोनोमेरिक है। बात समझ में आ रही है कि जो मैक्सिमम प्रोटीन है वो मोनोमेरिक प्रोटीन है। तो दिस इज द मोस्ट अबंडेंट स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन। जो प्रोटीन्स हैं उसमें ये मोस्ट अबंडेंट स्ट्रक्चर। दिस इज स्टेबल स्ट्रक्चर। जैसे मैंने प्राइमरी स्ट्रक्चर के बारे में लिखाया था कि दिस इज हाईली अनस्टेबल, तो ये बेसिकली स्टेबल स्ट्रक्चर, स्टेबल स्ट्रक्चर। इसको नेटिव इसीलिए बोलते हैं, ये नेटिव स्ट्रक्चर इसीलिए बोलते हैं क्योंकि दिस इज
मोस्ट अबंडेंट स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन, ठीक है। ये सबसे ज्यादा पाया जाने वाला स्ट्रक्चर है प्रोटीन्स में, इस वजह से इसको बोलते हैं Native नेटिव protein. स्ट्रक्चर, ठीक है। Native नेटिव या फंक्शनल या फाइनल स्ट्रक्चर, ओके। तो टर्सरी स्ट्रक्चर में मैंने आपको बता दिया कि सेकेंडरी कॉन्फ़िगरेशन या सेकेंडरी स्ट्रक्चर से बनता है बाय फर्दर फोल्डिंग यूजिंग हाइड्रोफोबिक इंटरेक्शंस, इतने सारे बॉन्ड्स जो प्रेजेंट हैं, ठीक है। स्टेबल है, सॉल्युबल इन वाटर है, ठीक है। तो आई थिंक इसमें मुझे जितना बताना था मैंने बता दिया। शायद इसमें वैंडरवाल्स भी तो पाया जाता है। क्या पाया जाता है? वैंडरवाल्स इंटरेक्शन। ये कौन सा इंटरेक्शन है बच्चे? मैं आपका लैंग्वेज या तो नहीं पकड़ पा रहा हूँ। वांडर वाल इंटरेक्शन की बात कर रहे हो क्या? हाँ सर, हाँ सर। ओके बच्चे, वांडर वाल इंटरेक्शन बोल सकते हो, वैसे हाइड्रोफोबिक इंटरेक्शन के अंदर ही आते हैं यार। वो वांडर वाल इंटरेक्शन क्या है? एटम्स के बीच का जो फोर्स, जो इंटरेक्शन है, दैट इज द वांडर वाल इंटरेक्शन। और कार्बन कार्बन इंटरेक्शन या हाइड्रोफोबिक ग्रुप के बीच का जो इंटरेक्शन है वो क्या है? ठीक है, जो हाइड्रोफोबिक फोर्सेस है बेसिकली वो जो कार्बन और कार्बन के बीच का जो इंटरेक्शन होता है उसको बोलते हैं। तो एक टाइप का हाइड्रोफोबिक इंटरेक्शन, एक टाइप का वांडर वाल इंटरेक्शन, ठीक है। तो मैं उतना ज्यादा डीप में, चूंकि मेरा पार्ट केमिस्ट्री का नहीं है, केमिस्ट्री आप पढ़ो, मुझे जितना बताना है मैंने बता दिया आपको। ओके ओके सर। कॉपी हो गया तो मैं इसको इरेज कर देता हूँ। हाँ सर। अब आते हैं क्वार्टरनरी स्ट्रक्चर पे। तो ये तो आपको समझ में आ ही गया कि मोस्ट ऑफ द जो प्रोटीन्स है मोनोमेरिक होती हैं और उनका जो फाइनल स्ट्रक्चर है वो टर्सरी स्ट्रक्चर, ठीक है। अब क्वार्टरनरी मतलब कहने का कि क्वार्टरनरी स्ट्रक्चर इज नॉट फॉर्म बाय ऑल प्रोटीन्स, ठीक है। या मैक्सिमम प्रोटीन क्वार्टरनरी स्ट्रक्चर्स नहीं बनाती हैं। क्यों? क्योंकि क्वार्टरनरी स्ट्रक्चर तभी फॉर्म होता है जब एक से अधिक यूनिट प्रेजेंट होती है। क्वार्टरनरी स्ट्रक्चर जो क्वार्टरनरी स्ट्रक्चर है फाउंड ओनली in those proteins which have more than one polypeptide, more than one polypeptide, एक से अधिक पॉलीपेप्टाइड पाई जाएंगी तो आपका जो स्ट्रक्चर बनेगा, मतलब जो फाइनल स्ट्रक्चर होगा वो क्वार्टरनरी स्ट्रक्चर होगा। ये किस तरह से बनेगा? देखो, सपोज कर लो एक प्रोटीन है, एक स्ट्रक्चर है वैसे, ठीक है। लेट्स से दिस इज एक पॉलीपेप्टाइड का स्ट्रक्चर है, ये दूसरे पॉलीपेप्टाइड का स्ट्रक्चर है, ठीक है। तो इनके बीच में जो हाइड्रोफोबिक इंटरेक्शन या जो हाइड्रोजन बॉन्डिंग वगैरह जो होगा, इनके बीच में जो इंटरेक्शन होगा उससे वो बेसिकली क्वार्टरनरी स्ट्रक्चर बनेगी, ठीक है। क्वार्टरनरी स्ट्रक्चर इनके बीच में। तो ये जो मोनोमेरिक ये यूनिट है, ये वाली, ये जो एक सिंगल पेप्टाइड ये है, दूसरी सिंगल पेप्टाइड ये है, ठीक है। तो इन सिंगल पेप्टाइड्स को हम क्या बोलेंगे? हम इनको बोलना स्टार्ट कर देंगे सब यूनिट। हम क्या बोलेंगे? पॉलीपेप्टाइड को सब यूनिट। एक सब यूनिट ये है, दूसरी सब यूनिट ये, ठीक है। अगर ये डाइपेप्टाइड है, ठीक है, तो जो बेसिकली डिफरेंट पॉलीपेप्टाइड्स हैं इन केस ऑफ पॉलीमेरिक प्रोटीन, तो वहां पे जो
एक एक यूनिट है या एक एक पॉलीपेप्टाइड है, उसको हम किस नाम से जानते हैं? सब यूनिट। तो वो बेसिकली क्या होगा कि जब क्वाटरनरी स्ट्रक्चर फॉर्म होता है, ठीक है, तो ईच पेप्टाइड, ठीक है, ईच पेप्टाइड फर्स्ट फॉर्म क्या बनाएगा? इस टर्सरी स्ट्रक्चर आर नेटिव स्ट्रक्चर। ठीक है, एंड देन these सब यूनिट्स, ठीक है, इस तरह से लिख दो, एंड नोन एज सब यूनिट, एंड नोन एज सब यूनिट। नाउ ईच सब यूनिट interact with other subunit via हाइड्रोफोबिक इंटरेक्शन। सारे इंटरेक्शन जो जो लिख दो, जो भी जानते हो, सब सब लगते हैं। हाइड्रोफोबिक, आयनिक, इलेक्ट्रोस्टैटिक, डिपेंड करता है कि किस तरह का एटम प्रेजेंट है वहां पे, किस तरह का वो बॉन्ड फॉर्म कर सकता है। फॉर्म क्वार्टनरी स्ट्रक्चर। क्वार्टनरी स्ट्रक्चर बनाता है। तो ये मल्टीमेरिक प्रोटीन्स में पाया जाएगा। यहाँ पे आप लिख भी सकते हो मल्टीमेरिक प्रोटीन्स। मल्टीमेरिक प्रोटीन्स में आपको दिखेगा ये, ठीक है। दिस इज द मोस्ट स्टेबल स्ट्रक्चर। ध्यान रखना, अभी तक मैंने ये नहीं लिखाया है, ठीक है, अब ये मैं लिखा रहा हूं कि सारे अगर ऑप्शन आपके पास में है, प्राइमरी स्ट्रक्चर, सेकेंडरी स्ट्रक्चर, क्वार्टरनरी स्ट्रक्चर, टर्सरी, तो उनमें से सबसे स्टेबल स्ट्रक्चर आपका कौन सा होगा? क्वार्टरनरी, ठीक है। एंड दिस इज आल्सो सॉल्युबल इन वाटर। ये सॉल्युबल है, ये भी सॉल्युबल इन वाटर में सॉल्युबल है। कॉपी करो फटाफट। इरेज कर दूं? हाँ सर। आगे चलते हैं। उसका एग्जाम्पल डाल दो जरा सा। हीमोग्लोबिन, तो हीमोग्लोबिन में अगर मैं ह्यूमन की बात करूं, ह्यूमन हीमोग्लोबिन लिखना, ह्यूमन हीमोग्लोबिन, ह्यूमन
तो ये टेट्रामर है। कितने कितने इसमें प्रेजेंट है? यूनिट 4। हालांकि मैं आगे कहीं ना कहीं पे इसको बताऊंगा। टेट्रामर, इसमें 2 अल्फा 2 बीटा। 2 अल्फा चेन है और 2 बीटा चेन है। बीटा चेन को बीटा हेलिक्स से कंफ्यूज मत करना, ठीक है? नाम है उसका अल्फा एंड बीटा चेन, ठीक है सब हेलिक्स, ये सारी हेलिक्स हैं। तो इस तरह से जैसे मैं बना दूं, एक हेलिक्स ये हो गया, दूसरा हेलिक्स ये हो गया, तीसरा हेलिक्स ये हो गया, फोर्थ हेलिक्स ये हो गया। तो इनके बीच में इस तरह से आपस में इंटरेक्शन, तो ये टेट्रामर बनाते हैं। तो ह्यूमन हीमोग्लोबिन में 2 अल्फा चेन एंड 2 बीटा चेन प्रेजेंट। तो यहां से आपका स्ट्रक्चर्स प्रोटीन्स के मैंने फिनिश कर दिए हैं। अब थोड़ा सा एक और छोटा सा टॉपिक देखते हैं, डिनेचुरेशन ऑफ प्रोटीन, प्रोटीन डिनेचुरेशन। सर हाँ बच्चे बोलो। सर अगर हीमोग्लोबिन टर्शियरी क्वाटरनरी स्ट्रक्चर है तो वो तो वाटर सॉल्युबल है। हाँ वाटर सॉल्युबल है, इसमें क्या है? फिर तो वो हमारे ब्लड में जो हीमोग्लोबिन है वो वाटर में सॉल्युबल हो जाएगा, तो कैसे मैं वो? आगे बताऊंगा एक्चुअली डिपेंड्स ऑन पीएच ऑफ द सराउंडिंग एनवायरनमेंट, कि कोई प्रोटीन कब अपने उसमें प्रेसिपिटेटेड वर्ड में गलत बोल रहा हूँ, कि कब वो बेसिकली सॉल्युबल होगी और कब वो बेसिकली इनसॉल्युबल होगी। ओके। तो प्रोटीन डिनेचुरेशन, the process of degradation of tertiary structure या फाइनल स्ट्रक्चर, ठीक है? the process of degradation of tertiary, या आप यहां पे सीधे लिख दो नेटिव स्ट्रक्चर, नेटिव और फंक्शनल, नेटिव और फंक्शनल स्ट्रक्चर। अगर किसी प्रोटीन का फंक्शनल स्ट्रक्चर डिग्रेड करे तो उस प्रोसेस को क्या बोलते हैं? प्रोटीन डिनेचुरेशन, ठीक है? डिनेचर कर गया प्रोटीन। डिनेचर करने का सीधा सा मतलब है कि प्रोटीन ने जो अपना स्ट्रक्चर है, फंक्शनल स्ट्रक्चर, उसको लॉस कर दिया। वो स्ट्रक्चर जो बेसिकली उसका फंक्शन परफॉर्म करता है, वो वाला स्ट्रक्चर का लॉस हो गया, उसी को बोलते हैं प्रोटीन डिनेचुरेशन। तो ये जो फंक्शनल स्ट्रक्चर है, क्योंकि ज्यादातर प्रोटीन्स अपने टर्सरी स्ट्रक्चर में पाए जाते हैं, मोनोमेरिक होते हैं, तो यहाँ पे कई बार किताबें टर्सरी स्ट्रक्चर लिखती हैं, ठीक है? इससे कंफ्यूज मत होना। तो जो फंक्शनल स्ट्रक्चर है प्रोटीन का, फंक्शनल स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन्स कैन बी degraded by pH, heat, टेम्परेचर। बताओ कैसे डिग्रेड किया जा सकता है? डिफरेंट pH, हीट से। ओके, pH वेरिएशन, टेम्परेचर, इंक्रीज ऑफ टेम्परेचर। हाँ ये लिख दो भाई, इंक्रीजिंग टेम्परेचर
बहुत सारे हैं, बहुत सारे। बाई क्या बोलते हैं, मेटेलिक पॉइजन, बाई मेटल्स भी लिख सकते हो आप। हाई एनर्जी रेडिएशंस, salt of heavy metals, तो ये चीजें हैं। पीएच ड्रास्टिक चेंज में, अगर पीएच वेरिएशन में मतलब बहुत ड्रास्टिक वेरिएशन करोगे तो उससे हो जाएगा। टेम्परेचर आप इंक्रीज कर दो, एनर्जी, हाई एनर्जी रेडिएशंस दे दो, सॉल्ट ऑफ हैवी मेटल जिनको मेटल पॉइजन भी बोलते हैं, आप वो दे दो, तो ये बेसिकली प्रोटीन्स अपना स्ट्रक्चर लॉस कर देंगी। ठीक है, इसको आप एक तरह से और डिफाइन कर सकते हो। कैसे? Alteration in the physical state of the protein due to these factors known as denaturation. Protein denaturation. And this protein denaturation is of two types, permanent and temporary. तो जरा सा इसको कॉपी कर लो तो मैं आगे बढ़ूं। कॉल कर लिया कॉपी? हाँ सर। ओके, तो अब स्टार्ट करते हैं, आगे बढ़ते हैं कि ये जो चेंजेस हैं, जहाँ पे डेफिनेशन लिखी है उसी के साथ में आप इस तरह से एरो लगा के बना सकते हो। अभी वाली जो डेफिनेशन लिखी है, ये जो चेंजेस हैं, फिजिकल अल्टरेशन है, वो आपके टेम्परेरी भी हो सकते हैं और परमानेंट डिनेचुरेशन भी हो सकता है। मतलब डिनेचुरेशन इज मे बी ऑफ टेम्परेरी और परमानेंट टाइप। ठीक है, तो अगर मैं पहले परमानेंट का एग्जांपल दूं, परमानेंट का एग्जांपल सब लोग जानते हो, मिल्क में प्रोटीन प्रेजेंट होती है, केसीन, और ये जब कर्ड चेंज हो जाता है, एग का सर, एग, हाँ एग, अगर आप बॉयल कर दो एग, अब इसको आप वापस से इस स्ट्रक्चर को रीगेन नहीं करवा सकते। जबकि टेम्परेरी में मतलब माइल्ड माइल्ड जो है आप चेंजेस ला रहे हो पीएच में, टेम्परेचर में, ठीक है, तो उसकी वजह से जो स्ट्रक्चर में चेंज आता है वो दोबारा से अपना स्ट्रक्चर रीगेन कर लेता है। एंड जो प्रोसेस है रीगेन ऑफ टर्सरी स्ट्रक्चर, फाइनल स्ट्रक्चर, ठीक है, बाय एनी प्रोटीन, दैट इज नोन एज रीनेचुरेशन। तो if variation in pH, temperature
और क्या लिखता हूँ, pH temperature and pressure also, and pressure for short time, थोड़े समय के लिए, and mild मतलब बहुत स्ट्रांग ना हो, then the denatured protein regain its original structure, then the denatured protein regain its original structure. Known as renaturation. इसको रिनेचुरेशन बोलते हैं। तो ये हो गया आपका प्रोटीन रिनेचुरेशन। अब ये जो चेंजेस हैं, कॉपी कर लिया बच्चे? हाँ सर। हाँ सर। ये जो चेंजेस आते हैं ड्यूरिंग डिनेचुरेशन, these changes are associated with the loss of three-dimensional structure, उसका बायोलॉजिकल फंक्शन, लॉस ऑफ बायोलॉजिकल फंक्शन, ठीक है। The changes associated with denaturation of protein of proteins leads to loss of biological function, loss of biological function, loss of three-dimensional structure, loss of three-dimensional structure by breaking of बॉन्ड्स। yes हाइड्रोफोबिक इंट्रैक्स। सबसे पहले टूटेगा ही यही इंट्रैक्स। ये लिख लो, 2 मिनट के बाद मैं आपको कुछ क्वेश्चंस कराऊंगा इसमें। अभी फिलहाल के 2 मिनट रेस्ट वाला स्टेज।
ओके, स्टार्ट करते हैं। बताइए, आंसर करिए इसको। सर 4 टाइप। कौन कौन से? एक P और P से मिलकर एक बनेगा, Q और Q से मिलके एक बनेगा, P और Q से मिलके एक बनेगा, Q और P से मिलके एक बनेगा। ओके, तो कॉम्बिनेशन एक PP है, दूसरा PQ है, दूसरा QP है। सो 4 टाइप्स के आपको जो है क्या कहते हैं, बॉन्ड्स पॉसिबल है यहाँ पे। डाइपेप्टाइड्स बेसिकली 4 टाइप्स के पॉसिबल है। इसको निकालने का तरीका है, आप जैसे यहाँ तो सिर्फ डाइपेप्टाइड है, ठीक है। अगर इसको आपको बिना इस तरह से निकालना हो तो कैसे निकालोगे? मतलब फार्मूला कोई है क्या? तो फॉर्मूला पता नहीं। नंबर ऑफ पॉसिबल, मैं यहाँ पे ट्राइपेप्टाइड नहीं लिख रहा हूँ, मैं यहाँ पे पॉलीपेप्टाइड, वो भी ठीक नहीं। मैं सिर्फ लिख रहा हूँ नंबर ऑफ पॉसिबल टाइप्स। इनके सब, अब ये डाइपेप्टाइड भी हो सकता है, ट्राइपेप्टाइड भी हो सकती है, टेट्रापेप्टाइड भी हो सकता है, तो इसीलिए मैंने सीधे सीधे लिख दिया नंबर ऑफ पॉसिबल टाइप्स। या तो यहाँ पे आप लिख सकते हो नंबर ऑफ पॉसिबल टाइप्स ऑफ पेप्टाइड। पेप्टाइड लिख दो, वो चाहे डाइपेप्टाइड हो, चाहे ट्राइपेप्टाइड हो, चाहे टेट्रापेप्टाइड, डिपेंड ऑन द नंबर ऑफ एमाइनो। बच्चे इनको बोलो जरा सा ये अपना तुतड़ा बंद करें। बैकग्राउंड में आवाज आ रही है, उनको समझ नहीं आ रहा है। टाइप ऑफ एमाइनो एसिड्स, मतलब कितने टाइप के एमाइनो एसिड हैं किसमें, इन पेप्टाइड। पेप्टाइड के अंदर कितने टाइप के एमाइनो एसिड?
जैसे यहाँ डाइपेप्टाइड था तो कितने टाइप के अमीनो एसिड है यहाँ पे, ये दिया हुआ है। ठीक है, और अगर अगर यहाँ पे सिंगल टाइप का अमीनो एसिड होता तो आंसर चेंज हो जाता। बात समझ में आ रही है? हाँ सर। इन गिवन पेप्टाइड रख लो तो और सही लगेगा। है ना? जो पेप्टाइड दी हुई है उसमें टाइप ऑफ अमीनो एसिड इन गिवन पेप्टाइड की पावर n, जहां n क्या है, जहां n है लेंथ ऑफ पेप्टाइड या नंबर ऑफ अमीनो एसिड इन पेप्टाइड, नंबर ऑफ अमीनो एसिड इन पेप्टाइड। कंफ्यूज मत होना, ठीक है? टाइप ऑफ अमीनो एसिड और नंबर ऑफ अमीनो एसिड से कंफ्यूज मत होना। टाइप सेपरेट चीज है, नंबर सेपरेट चीज है। अब ये जो एग्जाम्पल ऊपर वाला किया है इसको देख लो। टाइप ऑफ अमीनो एसिड है 2, नंबर कितना है, डाइपेप्टाइड है तो वो भी 2, तो 4 टाइप आ गया कि नहीं 2 की पावर 2। अब सपोज कर लो मैं पूछ लेता ट्राइपेप्टाइड, मैं पूछ लेता ट्राइपेप्टाइड, ठीक है कि मतलब लेंथ कितनी हुई, नंबर ऑफ अमीनो एसिड 3 हो गए। और मैं ये भी बोल देता कि ये बेसिकली इसमें टाइप कितने, मैं ये बोल देता कि इसमें टाइप आपके 3 हैं, तो 3 की पावर 3, 3 की पावर 3 हो जाता कि नहीं हो जाता? हाँ सर। हाँ सर। और अगर मैं बोलता कि 2 टाइप की ही प्रोटीन है, सॉरी अमीनो एसिड है, तो आंसर चेंज हो रहा है कि नहीं हो रहा? 2⁻³ होता था। 3 की पावर 2, नहीं नहीं सही कह रहे हो, 2 की पावर 3, 2 की पावर 3 सही कह रहे हो, 2 की पावर 3 ये हो गया। तो मतलब इस चीज को ध्यान में रखना कि टाइप ऑफ अमीनो एसिड इन अ गिवन पेप्टाइड की पावर n, वेयर n इज नंबर ऑफ अमीनो एसिड इन दैट पेप्टाइड। समझ में आया? नंबर ऑफ अमीनो एसिड इन गिवन पेप्टाइड और इन दैट पेप्टाइड। तो इस तरह का क्वेश्चन हो सकता है कभी पूछ ले, तो ये फार्मूला है, आप इस तरह से कर सकते हैं। ओके, समझ में आ रहा है कि नहीं सारे बच्चों को, या एक ही बच्चे की आवाज मुझे सुनाई दे रही है? क्या बात है? 10 बच्चा है इस समय। कोई ऐसा बच्चा है जिसको नहीं समझ में आ रही बात? जैसे मुंह बधिर होके बैठोगे तो उससे कोई फायदा है नहीं है, अनटिल अनलेस आप लोग इंटरेक्ट नहीं कर रहे हो। चलो ठीक है, मैं नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करने जा रहा हूँ। इसको मैं इरेज करता हूँ। आप कैसे डिसाइड करोगे कि एक प्रोटीन है? बात समझ में आ रही है? आप कैसे डिसाइड करोगे कि एक प्रोटीन पर्टिकुलर पीएच पे एनायनिक रहेगी, न्यूट्रल रहेगी या कैटायनिक होगी? एक ही प्रोटीन पे तीनों के तीनों पॉसिबल हैं, एक दिन मैंने बताया था आपको।
वो एक इंटरेस्टिंग बात बताता है, जो चीजें मैं बता रहा हूँ इसका कुछ पार्ट ऐसा है जिसका आपके एग्जाम से डायरेक्टली रिलेशन नहीं है। आ सकता है क्वेश्चन, बट आज की डेट पे एग्जामिनर डायरेक्ट क्वेश्चन पूछने में बहुत ज्यादा यकीन रखता है। उसको ये होता ही नहीं है कि बच्चे का दिमाग चलाना है। हालांकि मैं सब सिलेबस का पार्ट ही पढ़ा रहा हूँ, कुछ भी ऐसा नहीं है जो सिलेबस के मैं आउट ऑफ सिलेबस जाके पढ़ा रहा हूँ, बट डायरेक्ट क्वेश्चन ज्यादा पूछते हैं तो इस वजह से इधर से चांसेस ये इनडायरेक्ट हो जाता है एक्चुअली। बट ये है कि अगर आप ये चीज समझ पा रहे हो तो आप जब भी हायर क्लासेस पे या जब भी कोई भी बुक पढ़ोगे थोड़ा सा हायर क्लास की, तो वो आपको समझ में आएगा पूरी तरह से। मेरी बात को ध्यान में रखना। वो जो हवा में बातें करते हैं ना जो टीचर्स, वैसा कुछ नहीं है। मैं बहुत बेसिक चीजें पढ़ा रहा हूँ। आप इन जो है ना, मैं कुछ रटी रटाई चीजों के बारे में ज्यादा वो फोकस नहीं कर रहा। वो तो मैं पढ़ा ही देता हूँ जो इम्पोर्टेंट पॉइंट्स है आपके एनसीईआरटी के, बट स्टिल मैं बेसिक पॉइंट्स पे ज्यादा फोकस कर रहा हूँ। आप इस पे ध्यान रखिएगा। उसमें से एक ये है, और अगर ये समझ में नहीं आया तो काफी टाइम लगेगा इसको अपने आप समझने में। कोई भी प्रोटीन है एट फिजियोलॉजिकल पीएच पे मैं बात करता हूँ। फिजियोलॉजिकल पीएच अप्रॉक्सीमेटली 7.4 एट फिजियोलॉजिकल पीएच कितना होता है अप्रॉक्सीमेटली? 7.4। 7.4। तो इस प्रोटीन को आप, इसमें मैं 3 कंडीशन आपको दिखाने जा रहा हूँ। अब चूंकि हमने पीएच क्या कर दिया है, पीएच फिक्स है यहाँ, कांस्टेंट है। ठीक है, पीएच फिक्स कर दिया हमने 7.4। तो अब जो है प्रोटीन्स का जो बिहेवियर होगा उसके बेस पे हम ये बोलेंगे कि पर्टिकुलर प्रोटीन एसिडिक है, न्यूट्रल है या बेसिक है। कब आप किसी प्रोटीन को बोलते हो कि नहीं वो पर्टिकुलर, जैसे जैसे जो है क्या कहते हैं, हिस्टोन है, हिस्टोन को आप बोलते हो कि दिस इज बेसिक प्रोटीन। कैसे बोलते हो बेसिक प्रोटीन, किस बेस पे बोलते हो? मैं उसी की बात कर रहा हूँ, ठीक है। पिछले दिन जो बात की थी मैंने अमाइनो एसिड लेवल पे बात की थी कि अमाइनो एसिड का बिहेवियर किस तरह से चेंज होता है डिफरेंट सोल्यूशन, मतलब जो डिफरेंट पीएच के जो सोल्यूशन है उनमें अमाइनो एसिड का बिहेवियर किस तरह से चेंज होता है, वो मैंने आपको बताया था। अभी मैं क्या बताने जा रहा हूँ कि जो प्रोटीन है जो कि अमाइनो एसिड से मिलकर बनी हुई है, अब यहाँ पे एक अमाइनो एसिड नहीं है, डिफरेंट टाइप के ढेर सारे अमाइनो एसिड्स, और उसका जो बिहेवियर है एक पर्टिकुलर पीएच पे वो कैसा होगा, और वो ये डिसाइड करेगा कि जो पर्टिकुलर प्रोटीन है वो एसिडिक है, बेसिक है या न्यूट्रल, उसके बारे में मैं बताने जा रहा हूँ। तो इस समय एक प्रोटीन, सपोज कर लो मैं बोल देता हूँ कि एक्स नाम की एक प्रोटीन है जो फिजियोलॉजिकल पीएच 7.4 पे क्या करता है कि उसमें नंबर ऑफ पॉजिटिव चार्जेस ज्यादा है, ठीक है। मतलब ओवरऑल उसके ऊपर कौन सा चार्ज है, नेट चार्ज उसके ऊपर पॉजिटिव है। समझ में आ रहा है? तो वो किस तरह की प्रोटीन कहलाएगी? एसिडिक प्रोटीन। यस। तो मैं एक बात बताओ, तुम्हारे पास नोट्स हैं कहीं से? नहीं सर। नहीं? नहीं सर, कहाँ से पता चला कि ये एसिडिक होगा? वो एज क्लास है ना उसके अकॉर्डिंग बोल दिया। किसके अकॉर्डिंग? वो एज प्लस होता है तो एसिडिक होता है ना, वो प्लस प्लस। ओके। अच्छा ये बताओ कि एमाइनो एसिड के रिस्पेक्ट में मैं तुमसे पूछ रहा हूँ कि एमाइनो एसिड में अगर अगर सपोज कर लो कि एमाइनो एसिड आपकी के ऊपर पॉजिटिव चार्ज है, कोई एमाइनो एसिड है उसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज है,
हाँ। वो चलो बाद में पूछता हूँ, इसको पहले खत्म कर लेता हूँ फिर पूछता हूँ। Proteins may have more positive charges. Then this protein will be known as, यही तो बात हुई थी ना अभी, हाँ। acidic proteins। ये आपकी अगर पॉजिटिव चार्जेस प्रोटीन्स के ऊपर ज्यादा आ रहे हैं तो उसका जो नेचर होगा, ठीक है, वो एसिडिक होगा, एसिडिक प्रोटीन्स कहलाएगी। एग्जाम्पल पता है? नहीं सर। हालांकि जरूरत नहीं है। ब्लड प्रोटीन्स हैं जो कि एस्पार्टिक एसिड एंड ग्लूटामिक blood एसिड। proteins are rich in aspartic acid and ग्लूटामिक एसिड। glutamic acid। दूसरा केस हो सकता है कि प्रोटीन्स में हैव नो चार्ज, न्यूट्रल होगा। न्यूट्रल होगा, जाहिर सी बात है। प्रोटीन्स हैव may have no charge, अगर उसके ऊपर कोई चार्ज नहीं है then the protein will be neutral and proteins may have, third case है, proteins may have, मैं नेगेटिव इस तरह से लिखता हूँ बच्चे, ठीक है, नेगेटिव चार्ज, तो the proteins will be बेसिक। बेसिक। basic protein। Example, sorry, लाइसिन, हिस्टोन किसमें रिच होती है? ल्यूसीन, लाइसिन। लाइसिन एंड आर्जिनिन। लाइसिन एंड आर्जिनिन। तो यह स्टोरी है। अब उसके पहले कुछ देर पहले तुम किसी ने मेरे से क्वेश्चन पूछा था, वो क्वेश्चन अब रिपीट करो। अच्छा, क्वेश्चन ये पूछा था कि वो सर ब्लड में, ब्लड तो क्वाटरनरी प्रोटीन है, तो वो तो हमारे ब्लड वेसल में तो वाटर भी रहता है, तो वो हीमोग्लोबिन तो सॉल्युबल हो जाएगा, फिर ब्लड कैसे कंडक्ट करेगा? नहीं, वो पीएच के ऊपर डिपेंड करता है कि मतलब एक्चुअली क्या होता है कि जो सॉल्युबिलिटी है किसी भी प्रोटीन की, जो सॉल्युबिलिटी है वो डिपेंड करती है पीएच के ऊपर, ठीक है। वैसे तो और भी फैक्टर हैं, टेम्परेचर भी हो सकता है, ठीक है, बट मेनली डिपेंड करती है कि फिजियोलॉजिकल पीएच क्या है उस पर्टिकुलर प्रोटीन का, ठीक है। तो जो है क्या कहते हैं, जो है उस पर्टिकुलर जो फिजियोलॉजिकल पीएच है 7.4, उस 7.4 पे वो सॉल्युबल नहीं है, वो प्रोटीन उस पे सॉल्युबल नहीं है, ठीक है। उस पे उसका अपना एक स्ट्रक्चर है और इसकी वजह से वो क्या करता है, उसकी वजह से वो ऑक्सीजन को ट्रांसपोर्ट करता है, ऑक्सीजन को कैरी कराता है। हाँ, अगर जो है क्या कहते हैं कि उसका पीएच वेरिएशन किया जाए तो माइट बी चांसेस कि वो प्रोटीन सॉल्युबल हो जाएगी। जैसे मैं तुमको एक एग्जांपल दूंगा, जब मैं ब्लड क्लॉटिंग बता रहा हूँ, तो ब्लड क्लॉटिंग के दौरान जो फाइब्रिन प्रोटीन होती है, ठीक है, एक्चुअली इस प्रोटीन का नाम होता है फाइब्रोनोजन, ब्लड में होता है कि नहीं? हाँ हाँ। तो फाइब्रोनोजन बेसिकली सॉल्युबल स्टेज पे होता है, समझ में आया? हाँ। और जब जो है क्या कहते हैं
उसको उसमें उसमें जो है क्या कहते हैं, जब पीएच वेरिएशन या उस तरह से ब्लड क्लॉटिंग की स्टेज आती है, उसमें एंजाइम का अफेक्ट होता है, तो वो फाइब्रिनोजन चेंज हो जाता है फाइब्रिन पे। और फाइब्रिनोजन सॉल्युबल स्टेज है, और फाइब्रिन उसी का क्या है, उसी का जो है क्या कहते हैं, वो Unsoluble। इनसॉल्युबल स्टेज है। ठीक है, हाँ। वो इनसॉल्युबल स्टेज है। और वो फाइब्रिन फिर क्या करता है, ब्लड क्लॉटिंग में नेटवर्क बनाता है, एक नेटवर्क बनाता है जहां पे बहुत सारी ब्लड सेल्स जाके फंस जाती हैं और ब्लड क्लॉट कर जाता है। ठीक है, तो फाइब्रिनोजन बेसिकली एक सॉल्युबल प्रोटीन है, उस स्टेज पे प्रोटीन वो कैसा है, वो सॉल्युबल है। वो बाद में चेंज होता है, कैसे चेंज होता है, बाई पॉलीमराइजेशन। फाइब्रिनोजन के पॉलीमर्स, मतलब फाइब्रिनोजन एक मोनोमर की तरह एक्ट करता है, और वो पॉलीमराइज करके फाइब्रिन बना देता है, एंड दैट इज डिपेंड अपॉन द पीएच। ठीक है, हाँ। सर और एक क्वेश्चन पूछूं? पूछो। सर हमारे ब्लड बैंक में जो ब्लड कलेक्ट करता है उसमें ब्लड में क्या केमिकल मिलाता है जिसके लिए वो ब्लड सर क्लॉटिंग नहीं होता, वो ब्लड ठीक रहता है? आपके बॉडी के अंदर एंटीकोगुलेंट प्रेजेंट है, बताओ कौन सा एंटीकोगुलेंट है आपके बॉडी के अंदर? कैल्शियम ऑक्सलेट। नो, आपके बॉडी के अंदर हिपैरिन प्रेजेंट है। ठीक है, जो हाँ। कि एंटीकोगुलेंट है। और जब आपके बॉडी से बाहर, सपोज करो डायलिसिस के समय में ब्लड बाहर निकाला जाता है, तो उसमें पहले ही बाहर निकला, तो अब वो जो है उसमें उस समय एंटीकोगुलेंट, सॉरी मैं कुछ उल्टा बता रहा हूँ। वैसे मेरा दिमाग अभी थका हुआ बहुत ज्यादा है, सुबह से 6 घंटे क्लास ले ली, मेरे दिमाग में आ नहीं रही चीजें सारी। ठीक है, तो नेक्स्ट डे देख पूछ लेना, नहीं तो दूंगा। मैं जब बताऊंगा तो मैं बता ही दूंगा। मैं क्या बता रहा था? वो सर मैंने जो क्वेश्चन पूछा वो बोलूं? हाँ, क्वेश्चन बोलो। मैं एक्चुअली दिमाग से स्किप हो गया, चीजें थक गया बहुत, 6 घंटे की क्लास हो गई आपको, मोर देन 6 आवर्स की ऑलमोस्ट। हाँ सर, वो हमारे ब्लड बैंक में जो ब्लड कलेक्ट करता है उसमें क्या मिलाता है जिससे वो ब्लड सेल जिंदा रहता है और वो कोआगुलेट भी नहीं होता? वहां पे तो बच्चे एंटीकोगुलेंट के फॉर्म में या तो आप हिपैरिन में ला लो, और अगर हिपैरिन नहीं है तो बहुत सारे एंटीकोगुलेंट आपके पास में आर्टिफिशियली सिंथेसाइज्ड होते हैं, जिसमें से एक ऑक्जेलेट भी है, एक ईडीटीए है। मैं बता दूंगा, मैं तो लिखाना ही है मैंने इनको सब। ईडीटीए भी है, ऑक्जेलेट भी है आपका। तो ये क्या है कि ये ब्लड को क्लॉट नहीं करने देते बाहर, क्योंकि बाहर आएगा तो वो क्लॉट करेगा। ठीक है, हाँ सर। तो एक्चुअली जब क्लॉटिंग होती है बॉडी के अंदर, मतलब जैसे ही सपोज करो कहीं पे कट लग गया, तो कट लगते समय ब्लड बाहर निकल के आता है। ठीक है, तो वो क्या करता है कि चूंकि उसको क्लॉट करना है, तो उस समय जो डिफरेंट क्लॉटिंग फैक्टर हैं उसमें से शायद कैल्शियम है या कुछ, मुझे एग्जैक्टली याद नहीं आ रहा अभी, तो वो हिपैरिन को सबसे पहले इनएक्टिव कर देता है, क्योंकि अगर हिपैरिन इनएक्टिव नहीं हुआ तो वो क्लॉट होने नहीं देगा। ठीक है, तो हाँ। हिपैरिन को वो इनएक्टिव कर देता है, और फिर उसी समय क्लॉटिंग चलती है। उसमें कोई एक पर्टिकुलर शायद एंजाइम है, प्रोथोमिनेज या ऐसा कुछ है, जिसके दो और वो सर फंक्शन। वो ब्लड कैसे ठीक रहता है ह्यूमन बॉडी से बाहर भी कैसे ठीक रहता है? वो तो फेवरेबल कंडीशन नहीं पाता ना। और नहीं, फेवरेबल कंडीशन क्यों नहीं, उसको उसको जो चीजें चाहिए, जिस तरह का प्लाज्मा चाहिए वो प्लाज्मा उसको मिल रहा है, जिस तरह का टेम्परेचर चाहिए वो मिल रहा है। ब्लड को आप आई थिंक 3 डेज या 3 डेज तक शायद आप स्टोर कर सकते हो नॉर्मल टेम्परेचर। ओके। नहीं तो अगर जब ब्लड ट्रांसफ्यूजन होता है, तो ब्लड ट्रांसफ्यूजन तो बहुत धीमे स्पीड पे होता है, वो तो हो ही नहीं पाएगा अगर ऐसा दिक्कत है। हाँ, ये है कि एंटीकोगुलेंट मिलाया जाता है ताकि क्लॉटिंग ना हो, बाकी कोई दिक्कत नहीं होती। सेल्स ओके। चूंकि ब्लड है तो न्यूट्रिशन उसके अंदर रहेगा, तो उस न्यूट्रिशन को लेके सेल्स सर्वाइव करती रहते हैं। चलो कुछ टाइप्स ऑफ प्रोटीन्स देखते हैं। ये प्रोटीन्स को ऑलमोस्ट खत्म कर दूं मैं, थोड़ा सा टाइम है मेरे पास, 15 मिनट्स अप्रोक्सीमेटली।
तो टाइप्स ऑफ प्रोटीन्स की हम बात करते हैं। कुछ डिफरेंट टाइप्स हैं, बेसिक मतलब डिफरेंट बेसिस हैं क्लासिफाई करने को प्रोटीन्स के, जिसमें से मैं कुछ ही बताऊंगा, ज्यादा नहीं बताना है मुझे। जैसे फिलहाल ऑन द बेसिस ऑफ स्ट्रक्चर में बात करूंगा, टाइप्स ऑफ प्रोटीन्स ऑन द बेसिस ऑफ देयर स्ट्रक्चर। तो एक टाइप आप बोल सकते हो जो कि स्फेरिकल है, उनको ग्लोबुलर प्रोटीन्स बोल दो। दूसरी फाइब्रस। फाइब्रस प्रोटीन्स। तो ज्यादातर जो फंक्शनल प्रोटीन्स हैं, मोस्ट ऑफ फंक्शनल प्रोटीन, ज्यादातर फंक्शनल प्रोटीन्स बेसिकली ग्लोबुलर प्रोटीन्स होती है, ठीक है। और जो स्ट्रक्चरल प्रोटीन है वो फाइब्रस, ठीक है, मोस्टली स्ट्रक्चरल प्रोटीन, मोस्टली स्ट्रक्चरल प्रोटीन्स, ज्यादातर स्ट्रक्चरल प्रोटीन्स आपकी फाइब्रस प्रोटीन्स होती हैं, ठीक है। अब ये जो ग्लोबुलर प्रोटीन है मोस्टली सॉल्युबल इन वाटर, ये ज्यादातर सॉल्युबल वाटर सॉल्युबल होती है, मोस्टली वाटर सॉल्युबल। और ये ज्यादातर मोस्टली वाटर इनसॉल्युबल होते हैं। जनरली प्रेजेंस यहाँ पे फाइब्रस प्रोटीन जो है जनरली सेकेंडरी स्ट्रक्चर होता है, इनका जो फाइनल स्ट्रक्चर है वो सेकेंडरी होता है। और ये जनरली मोस्टली इनमें कौन सा स्ट्रक्चर होता है, मोस्टली टर्सरी स्ट्रक्चर। हो गया कॉपी? हाँ सर। दूसरा एक कैटेगरी और देख लेते हैं, ऑन द बेसिस ऑफ फंक्शन। सारे बच्चे कर लिए या सिर्फ स्क्रीनशॉट क्रिएट कर रहे हैं? हो गया सर। तो ऑन द बेसिस ऑफ फंक्शन, प्रोटोप्लाज्मिक, एंजाइमेटिक एंड रिजर्व। बहुत कम प्रोटीन वैसे रिजर्व प्रोटीन की तरह रहती है, बहुत कम। मतलब रिजर्व का मतलब है कि जो स्टोर कर ली जाए, ठीक है। ये जो प्रोटोप्लाज्मिक है इनको आप स्ट्रक्चरल भी बोल सकते हो, स्ट्रक्चरल। या एंजाइमेटिक है, इनको आप फंक्शनल भी बोल सकते हैं, ठीक है। तो ज्यादा ये जो प्रोटोप्लाज्मिक या स्ट्रक्चरल है, ये इनका जो शेप है वो ग्लोबुलर भी हो सकता है और फाइब्रस भी हो सकता है। जो एंजाइमेटिक और फंक्शनल है ये मोस्टली आपको ग्लोबुलर देखने को मिलेंगे, मोस्टली ग्लोबुलर इन शेप होंगे। और जो रिजर्व प्रोटीन है ये भी ग्लोबुलर इन शेप होंगे, ग्लोबुलर इन शेप। तो इसका एग्जांपल आप याद रखना, एल्ब्यूमिन। अब देखो, आप याद करो कहाँ कहाँ पे रिजर्व फूड के फॉर्म में स्टोर होते हैं, बताओ कहाँ कहाँ पे रिजर्व फॉर्म के फूड के फॉर्म में स्टोर होते हैं। जैसे आपका एग, एग में होता है। एल्बुमिन।
एक जो व्हाइट है वहां पे क्या पाया जाता है, एल्ब्यूमिन पाया जाता है, ठीक है। एक व्हाइट, आपका ब्लड, आपके ब्लड में भी एल्ब्यूमिन होता है कि नहीं होता? हाँ सर। ब्लड में भी एल्ब्यूमिन, वहां पे भी स्टोरेज की तरह काम करता है। कॉपी कर लो यार इसको फटाफट, तो आगे बढ़ जाऊंगा जरा सा। ऑन द बेसिस ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, इरेज कर दूं? हाँ सर। ऑन द बेसिस ऑफ कंपोनेंट, किस तरह के कंपोनेंट प्रेजेंट, ठीक है। जैसे सिंपल, कॉम्प्लेक्स, डिराइव्ड, सिंपल, कॉन्जुगेटेड या कॉम्प्लेक्स, डिराइव्ड। सिंपल में तो आपको पता ही होगा, जैसे आप लिख दो डाइजेटिव जो होती है पेप्सिन, है कि नहीं सिंपल? हाँ। ठीक है? केसिन होगा। मतलब ऐसी प्रोटीन जिसमें सिर्फ क्या प्रेजेंट है, ओनली अमाइनो एसिड्स, दैट कंटेन ओनली अमाइनो एसिड्स। आप यहाँ पे हिस्टोन का भी एग्जांपल दे सकते हो। केराटिन होगा। हाँ, केराटिन का भी एग्जांपल दे सकते हो। तो केसिन होगा, केसिन। ना, केसिन कॉन्जुगेटेड कैटेगरी में। ऐसी प्रोटीन जो किसी नॉन अमाइनो एसिड्स के साथ अटैच्ड हो, ठीक है। प्रोटीन्स दैट कंटेन, क्या कंटेंट रखती हैं बताओ? नॉन प्रोटीन पार्ट, नॉन प्रोटीन पार्ट, तो उनको क्या बोलते हो आप? कंजुगेटेड। इसमें तो बहुत सारे आएंगे, इसमें आपके बहुत सारे आएंगे। जैसे एग्जाम्पल, केसिन। न्यूक्लियोप्रोटीन। केसीन आपका फास्फोप्रोटीन है, फास्फोप्रोटीन एग्जाम्पल है केसीन। तो इसमें क्या प्रेजेंट है, फास्फोरस प्रेजेंट है, ठीक है। आपके न्यूक्लियोप्रोटीन मतलब न्यूक्लिक एसिड उनके साथ एसोसिएटेड, जैसे डीएनए आरएनए। राइबोसोम, है कि नहीं राइबोन्यूक्लियोप्रोटीन? हाँ सर। हाँ सर। मेटालोप्रोटीन्स हैं बहुत सारी जिसमें आयरन प्रेजेंट होता है, जैसे मेटालोप्रोटीन्स, जैसे फेराइटिन, आयरन प्रेजेंट होता है। हीमोग्लोबिन का भी नाम बोल सकते हो। तो इस तरह के मेटालोप्रोटीन बहुत सारे हैं, ज्यादा क्या करोगे। इसी तरह से डिराइव्ड प्रोटीन है, ठीक है, जो डिनेचुरेशन ऑफ प्रोटीन से बनते हैं, ठीक है। फॉर्म बाय डिनेचुरेशन ऑफ प्रोटीन्स। इरेज कर दो, मतलब मैं इरेज कर सकता हूँ, फटाफट लिखो जल्दी से। एक दो प्रोटीन के बारे में और बताऊंगा, बस इसके बाद प्रोटीन्स का काम खत्म। कॉपी हो गया है? हो गया कॉपी है? और सर मेटल प्रोटीन का जो एग्जांपल वो क्या लिखा? फेराइटिन, FERRITIN, फेराइटिन। हाँ सर, ठीक है। हीमोग्लोबिन है आपका, वो भी उसी कैटेगरी में। ओके ओके। हो गया? हाँ सर। अब
एक बड़ा इंपॉर्टेंट है GLUT4, पूछा गया है 2-3 साल पहले। GLUT4, this is a transporter protein. ये कैसी प्रोटीन है? ट्रांसपोर्टर प्रोटीन है। क्या करती है, क्या ट्रांसपोर्ट कराती है? ट्रांसपोर्ट ऑफ, नाम से ही देखो पता चल रहा है, ग्लूकोज inside the cell, inside या in cell। ठीक है, मतलब ये सपोज सेल है, ये सेल है, तो सेल में इस तरह से ट्रांसपोर्टर प्रेजेंट, जिसका नाम मैं बोल रहा हूं क्या? GLUT4। इसका नाम मैं बोल रहा हूं GLUT4। इसका काम क्या है? ये इसके चारों तरफ फ्लूइड है, मान लो कि ब्लड के साथ में, ब्लड वेसल्स के साथ एसोसिएट, तो ये बाहर से ग्लूकोज को सेल के अंदर ले आएगी, बाहर से ग्लूकोज को सेल के अंदर ले आएगी। ठीक है, तो ये जो GLUT4 है, इट इज रेगुलेटेड बाय इंसुलिन। ठीक है, इंसुलिन हार्मोन इसको रेगुलेट करता है। एक और प्रोटीन, इसको कॉपी करो तो दूसरा बताऊं। पी प्रोटीन। पी प्रोटीन, ठीक है, दिस प्रोटीन इज प्रेजेंट इन sieve element of phloem। फ्लोएम के नाम पे ही इसको पी प्रोटीन बोल रहे हैं, sieve element of phloem, and help in transport of nutrient, help in transport of न्यूट्रिएंट के ट्रांसपोर्ट में हेल्प करता है। आपका जो आरबीसी है, रेड ब्लड सेल, रेड ब्लड सेल के अंदर हीमोग्लोबिन है, ये करता है ट्रांसपोर्ट ऑफ ऑक्सीजन एंड आल्सो CO2। इसके अलावा एक और है, क्या? मायोग्लोबिन। मायोग्लोबिन, ये करता है स्टोरेज ऑफ ऑक्सीजन। तो आज के लिए बस इतना ही बच्चे, नेक्स्ट लेक्चर पे हम आगे न्यूक्लिक एसिड स्टार्ट करेंगे। ओके हाँ सर।